आज उपन्यास करेंगे कृष्णा सोपती जी का जिंदगी नामा। कृष्णा सोपती जी का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था और जिंदगी नामा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी है। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कृष्णा सोपती जी हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी को गुजरात, पाकिस्तान में हुआ था। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोपती अपनी संयमित अभिव्यक्ति एवं सुथरी हुई रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं। कृष्णा सोपती ने अपनी लंबी साहित्यिक यात्रा में हर नई कृति के साथ अपनी क्षमताओं का अतिक्रमण करते हुए हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी प्रदान की। उनके रचना संसार की गहरी सघन इंद्रियता और लेखकीय अस्मिता ने एक बड़े पाठक वर्ग को अपनी ओर आकृष्ट किया। 25 जनवरी 2019 ईस्वी को नई दिल्ली में इनका निधन हुआ, यानी कि अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था, 2019 में। कृष्णा सोपती द्वारा रचित उपन्यास जिंदगी नामा 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और 1980 ईस्वी में इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। 79 में प्रकाशित हुआ और 80 में एक साल बाद ही इनको क्या मिल गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब गोपाल राय कुछ कथन देख लेते हैं। गोपाल राय क्या कहते हैं इस उपन्यास के बारे में? कहते हैं, जिंदगी नामा 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों के जीवन का चित्रण है। यह जिंदगी निखालिस यथार्थ के रूप में सामने आती है। पंजाबी किसानों की मेहनत मशक्कत से भरी अक्खड़ संतुष्ट और मुक्त जिंदगी, जिसमें महाजन का शोषण और पुलिस का आतंक भी कोई ज्यादा हलचल नहीं पैदा करता। ये कथन है गोपाल राय का। कहते हैं कि जो पंजाब, यहाँ जिंदगी नामा में यही दिखाया गया है कि उनकी जो पंजाबी लोगों की जो जिंदगी होती है वो मतलब कि ये ज्यादा ना तो मतलब कि तनाव में रहते हैं, ये मस्त मौला रहते हैं, मेहनत करते हैं और अक्खड़ से रहते हैं, बिल्कुल संतुष्ट है और मुक्त जिंदगी है। ना तो इनको कोई अंधविश्वास है पंजाबियों में कि हाँ ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ये मतलब अंधविश्वास से मतलब कि दूर है, बस कमाते हैं और खाते हैं और मस्त रहते हैं, संतुष्ट और मुक्त जिंदगी है। इनको ना तो किसी के शोषण का है और ना ही पुलिस के आतंक इनके अगर आज भी जाए तो इनके जीवन में ज्यादा हलचल नहीं मचा पाएंगे। और ये कहने का मतलब कोई भी परिस्थितियां आती है उनको हंसते खेलते उनसे गुजर जाते हैं। तो उनकी जिंदगी के बारे में बताया गया है। तो ये तभी उपन्यास का नाम पड़ा है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा कृष्णा सोपती की कलम से उतरा एक ऐसा उपन्यास है जो सचमुच ही जिंदगी का प्राया है। इसमें ना कोई नायक है और ना ही कोई खलनायक है। इसमें कोई भी ऐसा कोई पात्र नहीं इसमें दिखाया गया कोई नायक हो और ना ही इसमें कोई खलनायक है, कोई विघन पैदा करने वाला है। जैसे हम पूरे कई बहुत सारे उपन्यास हमने पढ़ा है, कोई ना कोई तो खलनायक उसमें जरूर होता है, बुरी प्रवृत्ति वाला इंसान, भ्रष्टाचारी इंसान जरूर दिखाया गया। लेकिन इसमें आप देखोगे इस उपन्यास में कोई खलनायक नहीं है, कोई नायक नहीं है, बस उस पंजाबियों की जिंदगी के बारे में बताया गया है। जो पंजाब के किसान हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनके जीवन का चित्रण यहाँ पर किया गया है। चारों ओर बस जिंदा दिल और जाबांज लोग ही लोग रहते हैं। ये वे लोग हैं जो हिंदुस्तान की ड्योढ़ी पंच नद पंजाब पर जमे बसे, सदियों तक बाहरी आक्रमणियों से लड़ते भिड़ते रहे, फिर भी खेतों में फसलें उगाते रहे और उसकी सौंधी महक पर अपनी जिंदगी लौटाते रहे। खेती तो इनका पता ही है, पंजाबियों की पूरी शान है। खेती की जमीन किसानों की होकर भी उनकी नहीं है। वही जमीन शाहों की यानी जमींदारों की नहीं है मगर उनके हाथों में है। शोषण के इसी रूप को उपन्यास में उजागर किया गया है। भी खेती की जमीन किसानों की होकर भी उनकी नहीं है। वही जमीन जमींदारों की नहीं है मगर उनके हाथों में है। शोषण के इसी रूप को उपन्यास में दिखाया गया है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी उपन्यासों में हमने देखते हैं कि किस प्रकार जो अमीर वर्ग है वो निम्न वर्ग के लोगों पर शोषण करता है, जमींदार वर्ग किसानों को मजदूरी के रूप में रखता है। लेकिन इस जिंदगी नामा उपन्यास में ये दिखाया गया है कि चाहे किसान जमीन जमींदारों की हो, लेकिन सारा उनका जो हक है वो होता है वो किसान लोग ही देखते हैं। किसान ही फसल जोते बोते हैं और उनको उनके अनुसार उनको फल भी दिया जाता है पंजाब में। तो ये इस कहानी की उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर कोई शोषित वर्ग को नहीं दिखाया गया है। शोषण के इसी रूप को तो उपन्यास में उजागर किया गया है। जिंदगी नामा उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके पन्नों में बादशाह, फकीर, शहंशाह और किसान सभी एक साथ खेत की मुंडेरों पर खड़े दिखाई देते हैं। यहाँ पे कोई फर्क नहीं किया जा सकता।
कोई बादशाह हो, कोई फकीर हो, चाहे कोई निम्न वर्ग हो, कोई उच्च वर्ग, सब आराम से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, एक ही धरती पर रह रहे हैं। अगला है डॉक्टर देवराज उपाध्याय का क्या कथन है इस उपन्यास के बारे में। डॉक्टर देवराज उपाध्याय क्या बोलते हैं, कहते यदि किसी को पंजाब प्रदेश की संस्कृति, रहन सहन, चाल ढाल, रीति रिवाज की जानकारी प्राप्त करनी हो, इतिहास की बात जाननी हो, वहीं की दंत कथाओं, प्रचलित लोकोक्तियों तथा 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों से अवगत होने की इच्छा हो, तो जिंदगी नामा से अन्यंत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। देवराज जी कहते हैं कि अगर आपको पंजाब प्रदेश की संस्कृति के बारे में जानना है, वहां की रहन सहन, चाल ढाल, सब रीतियों के बारे में जानना है, तो आप इस जिंदगी नामक उपन्यास को पढ़ लो और कहीं जाने की आपको जरूरत, तो आपको सारा यहाँ पता चल जाएगा। फिर ये देवराज बोलते हैं। उसके बाद डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी क्या कहते हैं, कहते हैं इस उपन्यास की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें सब कुछ बेतरतीब और अनियंत्रित है। यानी कि कुछ भी मतलब कि एक तरतीब से नहीं बताया गया है। कभी कुछ बताया, कभी कुछ बता दिया, मतलब कि एक अनियंत्रित तरीके से स्टोरी चलती है। कथा विन्यास में कसावट का नितांत अभाव है। इसकी भाषा में पंजाबीपन इतना अधिक है कि कहीं कहीं हिंदी का सामान्य पाठक इससे विचलित हो जाता है। पूरा उपन्यास हिंदी उपन्यास के वर्तमान ढांचे के लिए चुनौती बनकर उपस्थित हुआ है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि यह उपन्यास पंजाब के ग्रामीणों और किसानों के जीवन का एक प्रामाणिक चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अब आते हैं हम जिंदगी नामा के कथानक की ओर। जिंदगी नामा उपन्यास में 20वीं सदी के प्रारंभ के पंजाब का चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो कौन इसमें जिक्र आया है, तो किसका देश का, तो पंजाब का, विशेष रूप से पंजाब के गुजरात जिले का। उपन्यास का प्रारंभ एक कविता से होता है जिसमें लेखिका का अपनी जन्मभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। संपूर्ण उपन्यास किस्से कहानियों से भरा हुआ है। उपन्यास के प्रारंभ में लाला जी बच्चों को सूरज और चंद्रमा की कथा सुनाते हैं। तो उपन्यास के प्रारंभ में लाला जी बच्चों को क्या सुनाते हैं, सूरज और चंद्रमा की कहानी सुनाते हैं। ये आ सकता है कि जिंदगी नामा उपन्यास के प्रारंभ कौन सी कथा सुनाने से होता है, तो सूरज और चंद्रमा की कथा सुनाने से होता है। उपन्यास का प्रमुख आकर्षण शाहों की हवेली है। शाहों के पास, शाहों कौन है यहाँ पे, जमींदार वर्ग है। कहते शाहों के पास जमींदारी है, वे किसानों की जमीन उन्हें उधार देते हैं। किसान कर्ज में डूबता जाता है और शाहों के पास जमीन बढ़ती जाती है। उसी जमीन पर किसान शाहों के लिए अन्न उपजाता है और स्वयं भूमिहीन मजदूर बनकर रह जाता है। शाहों की हवेली में रहने वाले हैं शाहजी और उनकी पत्नी है शाहनी। शाहजी के छोटे भाई काशी शाह और उनकी पत्नी है बिंद्रा देई। शाहजी पुराने जमींदार विचारों वाले व्यक्ति हैं, जबकि काशी शाह उदार हृदय और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले हैं। अब यहाँ चार पात्र आते हैं। शाहजी है और उनकी पत्नी है शाहनी। शाहजी का छोटा भाई दिखाया गया है काशी शाह और उनकी पत्नी है बिंदादरी। शाहजी क्या है, पुराने जमींदार वाले विचारों वाले व्यक्ति हैं, और कि उनका भाई जो काशी शाह है वो उदार हृदय और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है। शाहों की हवेली पर हमेशा गांव के कुछ खास लोगों की महफिल जमी हुई रहती है। इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल हैं। दोनों के ही बीच प्रेम और विश्वास कायम है। इस महफिल में चाचा कमई लाही, चाचा करम इलाही, क्या नाम है इसके चाचा का, एक नाम है करम इलाही, दीन मोहम्मद, मैया सिंह चौधरी, फतेह अली जी, कृपा राम, हाजी जी, भक्तावर, मिये खां, मुराद अली, गुरदित सिंह, नत्था सिंह, मौलवी इलीमदीन, मुलाला दाद जी, गंडा सिंह, तुफैल सिंह आदि लोग इसमें शामिल है। अब इसमें देखो एक पात्र आया मुराद अली। मुराद अली याद रखना तमस में भी है और जिंदगी नामा में भी है, ये दोनों पात्र। अब देखो कहते हैं यह महफिल अधिकांश शाहों की खुशामद करती रहती है। जितने भी लोग हैं बस जमींदारों की खुशामद करते हैं, लेकिन कभी कभी बातों में भी कोई ऐसी बात भी निकल आती है जो शाहों के लिए अरुचिकर और गांव के लोगों के हित की होती है। शाहजी ऊपरी तौर पर किसानों के हितैषी बने रहते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर शोषण का व्यापार चलता रहता है। गांव में जाति और पेशे के आधार पर लोगों की बस्तियां हैं। गांव के बहुत सारे जट लोग जो पंजाब के होते हैं ना, जट बोलते हैं उनको, पंजाब के लोग होते हैं जो जो खेती करते हैं ना, उनको जट बोलते हैं। जट युवक अंग्रेजी फौज में भर्ती हैं।
कथानक में फौज के किस्से, अदालती मुकदमों के विमर्श और कहीं कहीं मिठाइयों की किस्म पर भी लंबा वार्तालाप किया गया है। शाहजी अंग्रेजी हुकूमत के कानून और व्यवस्था में विश्वास व्यक्त करते हैं, जबकि काशी शाह सरकार और सामंतों की दमनकारी नीति का विरोध करते हुए नजर आते हैं। इसमें ऐसा कौन सा पात्र है जो सरकार और सामंतों की दमनकारी नीति का विरोध करते हुए आता है? तो वो शाहजी का भाई है काशी शाह। ये बहुत अच्छा है, ये हमेशा कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाता है। और जबकि शाहजी हैं वो अंग्रेजी हुकूमत के कानून और व्यवस्था में विश्वास रखता है, जबकि काशी शाह कहता है कि नहीं, ये दमनकारी नीतियों का विरोध करूंगा मैं। गांव में चोरी डकैती की घटनाएं घटती रहती हैं, आपसी रंजिश को लेकर हत्याएं भी होती हैं। पुलिस प्रशासन और शाहजी के बीच सदैव ही संबंध मधुर रहते हैं, क्योंकि शाहजी सरकारी लोगों की तरफदारी करते हैं। कथानक के बीच बीच में विविध प्रसंग या छोटी कथाएं चलती हैं, जिसमें धार्मिक सद्भावना, गांव के लोगों का चाल चलन, राजनीतिक दाव पेच, प्रथम विश्व युद्ध की घटनाएं, अंग्रेजों की नीतियां बहुत प्रमुख हैं। उपन्यास में गांव के लोगों पर आर्य समाज और ब्राह्मण वर्ग के लोगों के प्रभाव को भी दर्शाया गया है। कौन सा उपन्यास है जिसमें गांव के लोगों पर आर्य समाज और ब्राह्मण वर्ग के लोगों के प्रभाव को दिखाया गया है? तो जिंदगी नामा। उपन्यास में वर्णित पंजाब के सामान्य लोग ही इस उपन्यास के नायक हैं, जो हर हाल में अपने खुश रहने का जरिया ढूंढ ही लेते हैं। संपूर्ण उपन्यास पंजाबी लोक गीतों और विविध अवसरों पर गाए जाने वाले कवित्तों से भरा हुआ है। कुछ गीत इसके इस प्रकार हैं। मैं सूरज अगन जलाऊंगी, मैं प्यारा यार मनाऊंगी, सात समुंदर दिल के अंदर मैं दिल से लहर उठाऊंगी। नौरंग चूड़े वालिया मेरी जच्चा रानिया, सूहे जोड़े पहन सुहागना, मोतियां मांग सजावनी। बैठ अंगना गोद परावनी, मेरे लाल जियो लख साल जियो। वाह वाह री वाह वाह की पुल अजवायन का, की वाहवारी वाह वाह की नखरा नायन दा। एक मिठड़ी जोड़ी इश्क दी, चन्ना दे कंडे खेल गई, एक डाडी बाजी इश्क दी। ज्यों के लेके पात पात में पात, जो कवियों की बात बात में बात, जो गधे की लाल लात में लात, त्यों हिंदुओं की जात जात में जात। ये कुछ गीत आए हैं जिंदगी नामा में। अब देखो इसमें कुछ घटनाएं आती हैं, क्या हैं? कहते हैं कि शाहनी द्वारा पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगना, गांव में चोरी डकैती की घटनाएं आएंगी, और शाहजी तथा थानेदार सलामत अली के संबंध में शाहों द्वारा किसानों का शोषण करने की प्रथा दिखाई गई है। लिखत शाह के हाथ की, तो जो जट कहे सो झूठ, जो शाह कहे सो सच। अब यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि शाह जो है वो किसानों का बहुत शोषण करता है। इसमें क्या बोलता है अपनी पंक्ति में, कहता हुई लिखत शाह के हाथ की, कहता जो उस समय शाह ने लिख दिया ना अपने हाथ से, उसको कोई झूठ नहीं कह सकता, वो ही सच माना जाता था उस समय में। जो शाहजी ने बोल दिया, जमींदार ने बोल दिया, वो ही सच माना जाएगा, चाहे सच हो चाहे झूठ हो, बस उसी को मानना पड़ेगा। तभी तो ये पंक्ति आई है, हुई लिखत शाह के हाथ की, तो जो जट कहे सो झूठ, जट मतलब जो किसान लोग हैं वो झूठ, जो शाह कहे वो ही सच है। राबिया, फतेह, शीरी, ये सारे आए हैं इसमें पात्र। ये इनका काम काज के लिए शाहों की हवेली पर आना जाना लगा रहता है। राबिया का शाहजी की तरफ आकर्षण होना। शाहजी की महफिल में अंग्रेजी हुकूमत और अंग्रेजी सेना में भर्ती पंजाबी लोगों की बातें। शाहजी और शानी के लाली शाह पुत्र होना, बाद में इसके एक पुत्र भी हो जाता है शाहजी और शानी के, लाली शाह। लाली शाह और राबिया में भाई बहन जैसी घनिष्ठता स्थापित हो जाना। शेरे और फतेह का प्रेम प्रसंग दिखाया गया है। तारे शाह और बरकती का प्रेम प्रसंग। गांव में आर्य समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार। भगवान पांदा जो कि ब्राह्मण पंडित है, उसके द्वारा उनका विरोध किया जाना। फिर शाहजी महफिल में सांप्रदायिक भेदभाव और किसानों के हक की बातों में स्वर उठना शुरू हुआ। शाहजी की महफिल में सांप्रदायिक भेदभाव और किसानों के हक की बातों के स्वर उठना शुरू हुआ। राबिया द्वारा शाहजी के समक्ष उनसे प्रेम करने की बात को रखना, शाहजी द्वारा उसे समझाया जाना। उपन्यास की मूल संवेदना के रूप में पंजाबी किसानों की जिंदा दिली और उनकी जिजीविषा को लिया जा सकता है। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक है, लेकिन ये सारे पात्र सर्वसाधारण की वह भीड़ हैं जो हर काल, हर गांव में, हर पीढ़ी
को सजाए रखती हैं। उन लोगों को अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। इन्हें केवल एक ही इच्छा है कि जिस जमीन पर ये लोग अपना खून पसीना कर एक एक फसल उगाते हैं, उस पर इनका अपना अधिकार हो। इनको और कुछ नहीं चाहिए। ये बोलते हैं शाह जी से कि हम बस हमारी जमीन जो हम बो रहे हैं, अपनी मेहनत करें, बस हमें अपनी मेहनत से उस जमीन पर काम करने दो, हमें इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। उपन्यास में यह भावना व्यक्त की गई है, जनता जड़ की तरह है। अगर शासक वर्ग जनता का दिल दुखाता है तो वह लंबे समय तक अपने अस्तित्व को सुरक्षित नहीं रख सकता। जिंदगी नामा उपन्यास कथ्य और शिल्प का नया प्रतिमान है। संपूर्ण उपन्यास में पंजाबी भाषा और क्षेत्र विशेष की बोली के शब्दों की बहुतायता है। इसमें जो शाह है, शाहजी है, ये पति शाहनी और शाहजी पति पत्नी है। काशी शाह और काशी शाह या फिर काशीराम भी है इसका नाम, और इसकी पत्नी है बिंदा द्रे, और जिसको छोटी शानी भी बोलते हैं, बिंदा द्रे को। नवाब खां आया है, इसमें शाहजी का सेवक है। राबिया फतेह चाची मुहरी आई है, इसमें महरी थानेदार सलामत अली आया है। लाली शाह कौन है? शाहजी का पुत्र है। गुरुदास और केशोलाल कौन है? काशी शाह के पुत्र हैं। काशी शाह के पुत्र कौन है? गुरुदास और केशोलाल। तारे शाह और ढोंकल मल कौन है? पटवारी हैं। ये सारे इसमें आया है। एक बार यहां से पढ़ लेते हैं। देखो, जिंदगी नामा उपन्यास जो कि 1979 में प्रकाशित हुआ, और 1979 में इसको याद रखना साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और 2017 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये भी याद रखना। साहित्य अकादमी तो इनको एक साल बाद ही मिल गया था, 1980 में मिल गया था, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार इस उपन्यास को 2017 में मिला, जो कि एक आंचलिक उपन्यास है जिसमें पंजाब में रहने वाले लोगों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। मानवीय स्वतंत्रता और रूढ़ि का प्रतिरोध इस उपन्यास की विशेषता है। उपन्यास में विभाजन पूर्व उपन्यास में कहते उपन्यास में विभाजन पूर्व पंजाब के जनजीवन और संस्कृति का अद्भुत, शांत और सद्भावपूर्ण जीवन को दर्शाया गया है। शाहनी प्रमुख नारी पात्र हैं, जो कि एक हवेली की मालकिन है और शाहजी की पत्नी है। शाहजी कौन है? गांव के जमींदार हैं। शाहनी उनकी दूसरी पत्नी है, क्योंकि पहली की मृत्यु हो गई है। मेहरी चाची, जो कि शाहनी के प्रति प्रेम भाव रखती है और उसकी चाह है कि शाहनी मां बने। लाली शाह कौन है? शाहनी और शाहजी का पुत्र है। राबिया कौन है? जो कि लाली शाह की देखभाल करती है, शाहजी के प्रति आकर्षित है। यानी राबिया क्या है? लाली शाह की देखभाल के लिए रखी गई है। अतिरिक्त पात्र हैं शाहजी के छोटे भाई काशी शाह, भाभी बिंद्रयाणी, फतेह शी आदि। कृष्णा सोबती अविभाजित पंजाब मूल की लेखिका हैं। इन्होंने अपने उपन्यास में सामाजिक रूढ़िगत परंपरा, रीति रिवाज का बेहद मार्मिक चित्रण किया है। स्त्री की आवाज बनने का कार्य उन्होंने किया, उनके स्वतंत्र होने की बात की। उन्होंने प्रगतिशील विचारों का समर्थन किया, अंधविश्वास का इन्होंने खंडन किया और समाज सुधार की बात की। जिंदगी नामा उपन्यास की समीक्षा इस प्रकार है। कहते लेखिका ने पंजाब के डेरा जट्टा गांव की यादों को, ये भी याद रखना है, इसमें पंजाब के डेरा जट्टा गांव की यादों को दृश्य के माध्यम से इस उपन्यास में दिखाया गया है। कथानक धरती से जुड़ा हुआ है। कथा की मात्रा कम है, किंतु दृश्यों का कई क्रम है। डेरा जट्टा गांव में बसे हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय की जिंदगी को इस उपन्यास में बयां किया गया है। उपन्यास में कहानी शाहजी के परिवार के आसपास ही दिखाई पड़ती है। शाहजी की गांव में बहुत प्रतिष्ठा है और वे वहां के जमींदार हैं। शाहनी उनकी दूसरी पत्नी है, जो कि एक साफ दिल वाली स्त्री है, जिसे संतान होने में दिक्कत हो रही है। इस उपन्यास में सभी धर्म के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक साथ खुशियों में शामिल होते हैं। उपन्यास में प्रेम कथाओं का जिक्र मिलता है। लोहड़ी, ईद, दशहरा, बैसाखी, इन सभी का चित्रण उपन्यास में मिलता है। लेखिका ने अपनी लेखनी से लोगों के जीवन शैली को जीवंत रूप दे दिया है। तत्कालीन समाज की कुरीतियों को यहाँ दिखाया गया है, जैसे लड़के के जन्म की खुशी। अंधविश्वास को भी दिखाया गया है, जिसमें बुरी नजर से बचाने के लिए काले टीके का प्रयोग, जच्चा के सिरहाने लोहा रखना,
बच्चे के मदरसे जाते वक्त 7 घरों से भिक्षा मांगकर शिक्षा पूरी करना आदि। जीवन के हर पहलू का यथावत वर्णन किया गया है। स्त्री को माता के रूप में महत्वपूर्ण माना गया है। लोगों के मनोरंजन का साधन लोक नृत्य, लोक नाट्य और पर्व उत्सव दिखाया गया है। पंजाब के लोगों का प्रेम, लड़ाई, औरतों का सोतिया ढाह, प्रतिशोध, हत्या, जमीन जायदाद का सवाल, फौजी जीवन, इन सब का सूक्ष्म वर्णन किया गया है। और अगर इसकी भाषा पर बात करें तो जिंदगी नामा की भाषा में एक सृजनात्मक प्रयोग हुआ है, जिसके कारण भाषा में एक विलक्षण स्फूर्ति आई है। उपन्यास के माध्यम से लेखिका का उद्देश्य है कि पंजाब अंचल के जीवन, रूढ़ियों और अंधविश्वासों का खंडन कर एक प्रगतिशील विचार के साथ समाज का सुधार हो। लेखिका ने यह बताना चाहा है कि बंटवारा एक जमीन के टुकड़े का केवल 2 कर देने की बात भर नहीं है, बल्कि एक आपसी वैमनस्यता को जन्म देती है। इस उपन्यास में कृष्ण सोपती जी ने अपनी लेखनी में एक नया प्रयोग किया है। पंजाबी लहजे और साहसिक वर्णन का रचनात्मक ढंग से प्रयोग किया है। यहीं पर हमारे इस उपन्यास का अंत होता है।